नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जो मैं सीरीज़ करवा रहा था आप सभी को पता ही है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में यानी यूपी दरोगा के एग्ज़ाम में 1991 से लेके 2021 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए यूपी दरोगा के, उनमें जितने भी क्वेश्चन्स पूछे गए हैं सिलेबस वाइज़ वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? जिन बच्चों को जानकारी नहीं उनके बारे में मैं ये बता रहा था। तो अभी तक हमने लगभग 8 टॉपिक कर लिए हैं, ठीक है? आज ये हमारा ना 9th नंबर का टॉपिक है। हालाँकि 9th नंबर का राजस्व था, राजस्व में 5-7 क्वेश्चन ही अभी तक पूछे गए हैं। इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया, किसी दूसरे टॉपिक के साथ में उसको मर्ज करके मैं करवा दूँगा, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, चूँकि आपका पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था सँभालना ही आपका कार्य होएगा और पुलिस का ही आपका एग्ज़ाम है। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे गए हैं लगभग अगर मैं देखूँ तो लगभग 60 प्लस क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है? तो वो सारे क्वेश्चन मैं ये आपको एक वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है? ये सिंगल वीडियो में आपको पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित 1991 से लेके 2021 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, उनमें जो भी क्वेश्चन्स पूछे गए थे, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है? बिना देरी किए हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड थिंग ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, अगर जो भी हमारे स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी भाई-बहन आगामी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसका वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत खुशखबरी है कि जो आपकी वैकेंसी नवंबर में आने वाली थी, जो कि एग्ज़ाम कैलेंडर इश्यू हुआ था नवंबर 2025 में बोला गया था पुलिस विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो बोला गया था कि नवंबर 2025 में हम पुनः लगभग जो भी 28,000, 30,000 या 40,000 जो भी वैकेंसीज़ वो देंगे, उनका मतलब नवंबर 25 का बोला गया था कि नवंबर 25 के दूसरे या तीस अंतिम सप्ताह में। लेकिन नवंबर पूरा निकल चुका है, आज दिसंबर का पहली तारीख है 1 दिसंबर, ठीक है? तो आज अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड एवं प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का अगर जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने एक ट्वीट शेयर कर रखा है कि जो आगामी भर्ती है, वो नवंबर में नहीं आ पाई लेकिन ये इस महीने यानी कि दिसंबर 2025 में डेफ़िनेटली ये अनाउंस कर मतलब कि ये इसके फॉर्म आपके आ जाएँगे, ठीक है? तो जो बच्चे अभी वेट कर रहे थे कि नहीं पता नहीं कब भर्ती आएगी, तो उनके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, ठीक है? तो आप लोग भाई मेरे हिसाब से तो तैयारी को प्रॉपरली आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो समय तो आपको नहीं मिलने वाला, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? बाकी जो बच्चे यूपी दरोगा की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो अपने मन लगा के तैयारी कर ही रहे होंगे। उनको तो कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं, चूँकि दरोगा पेपर कोई हल्का तो आने वाला नहीं, इतना तो साधारण सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो चलिए बाकी आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बाकी जिन बच्चों ने मतलब जो बच्चे अभी बेरोज़गार हैं, बेसिकली मेरा ये उनके लिए सजेशन है, वो अभी जो यूपी में होमगार्ड की भर्ती चल रही है, आप यार उसका भी फॉर्म फिल कर दो, ठीक है? क्योंकि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो अगर आपके पास में कुछ नहीं है, तो आप अगर होमगार्ड भी लग भी जाते, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि लाभदायक रहेगा। आगामी भर्ती पता नहीं कब आएगी, मतलब हालाँकि अभी तो आ रही, पर जिन बच्चों की एज निकल रही है, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप वो फॉर्म जिनकी एज है वो भी भर दीजिएगा और जो ओवर एज होने वाले हैं पुलिस भर्ती में, तो वो भी भर दें, ठीक है? तो बाकी हम आगे चलते हैं। आज हम हमारा टॉपिक है पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ठीक है? तो ये साधारण सी बात है, ये तो सभी को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश के लगभग 18 मंडल हैं, ठीक है? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जो थे, वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है? और 26 जनवरी 1950 से ये 27 दिसंबर 1954 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद की अगर बात करी जाए तो 1954 से 1960 तक ये उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री रहे थे, तथा चंद्रभानु गुप्ता जी ये 1960 से 63 तक ये तीसरे मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान में कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो गोरक्षपीठ है, गुरु गोरखनाथ जी के जो पावन धाम है, वहाँ के ये मठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ जी। और ये 2017 से लेके वर्तमान तक अभी तक ये मुख्यमंत्री हैं। इनके 2 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं। हालाँकि जो अगर तीसरी 2027 में तीसरी बार भी मतलब माहौल तो ही नहीं का है। आगे बाकी भविष्य की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ, ठीक है। तो कुल मिला के चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा
2021 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? ठीक है, यानी ये चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे ये 6 जो सचिव हुए थे, 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे, ठीक है। और वर्तमान में जो सचिव है, ये तो हालांकि ये 2021 की बात कर रहा है, ठीक है। आप बताइएगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो राज्य सचिव हैं वो कौन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो राज्य सचिव को भी आप कमेंट करके बताइए, और जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्य सचिव जी हैं उनका भी आप नाम बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2006 में। तो उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया गया था, जिसमें 16 अध्याय, 234 धाराएं और 4 अनुसूचियां में ये विभाजित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में पहले या जो भी राज्यपाल रहे थे वो कौन थे? तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू जी थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन था ये भी। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, मतलब एक अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं आप, तो ये तो आपके लिए बच्चों का ही माना जा सकता है। और ये यूपी दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? हालांकि ये 2021 का डेटा है इसमें, ठीक है। तो उस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 823 विकास खंड थे, जिनको बेसिकली विकास खंड ही बोला, ब्लॉक बोला जाता है। हाँ, इनको बेसिकली ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने उत्तर प्रदेश राजस्व पढ़ा होगा, तो राजस्व में सबसे नीचे लेवल पे क्या रहता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से ऊपर क्या होता है? ब्लॉक लेवल पे पहुंच जाता है, जिसको विकास खंड बोलते हैं। विकास खंड के ऊपर अगर बात करी जाए तो वहां पे नगर पंचायत हो जाती है, ठीक है, या जिला पंचायत बेसिकली होती है ये, ठीक है। मतलब ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो गांव गांव से संबंधित जो भी, जैसे कि अगर आपका ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है, वो बेसिकली ग्राम पंचायत का कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है। वहीं अगर आपका जो बीडीओ होता है, बीडीओ देखिए दो तरीके के बीडीओ हैं। एक ये बीडीओ है, इसको बोला जाता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और दूसरा ये वाला जो बीडीओ होता है, ये बोला जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये जो ब्लॉक होता है इसको ही विकासखंड बोला जाता है। उसके बाद में इससे ऊपर के लेवल पे अगर आप देखते हैं, तो वहां पे आपका सीडीओ हो जाता है, ये हो जाता है आपका चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। चीफ ये जिला जिला स्तर पे हो, मतलब कि कह सकते हैं कि जो जिला स्तर पे रहता है वो होता है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। और ये बेसिकली सीडीओ जो रहते हैं, ये यूपीएससी या यूपी जो पीसीएस के थ्रू जो सिलेक्टेड होते हैं वो ये होते हैं। बाकी बीडीओ तो ये जनरली जो लोअर पीसीएस के थ्रू जो बनते हैं ये बीडीओ बनते हैं, और जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू वैकेंसी आती है वो बीडीओ की आती है, ठीक है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में बी जो बीडीओ इसी किस्म का चेक होता है बीपीओ, ठीक है। तो बीडीओ और बीपीओ की मिला के लगभग 21,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली का जो पैट हुआ था, यानी 2025 का जो पैट दिया था, उन बच्चों को ये अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कानूनी सूक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एक्ट कॉम प्राइवेटा का अर्थ क्या है? देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को हम एक बार। अच्छा, कुल मिला के उसके फुल फॉर्म की अगर एक तरीके से कहा जा सकता है, हालांकि ये मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो कुल मिला के इसको बोला जाता है पब्लिक नेसेसिटी इज ग्रेटर देन अ प्राइवेट नेसेसिटी। अच्छा, सार्वजनिक जो आवश्यकता है वो निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। यानी कि कानूनी जो सूक्ति बेसिकली होती है कि नेसेसिटॉस पब्लिका मेजर एक्ट कम प्राइवेटा, यानी कि प्राइवेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि सपोज अगर सामान्य सी बात है, आप इसको अगर कह सकते हैं एज अ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, तो जैसे कि सपोज आपका कोई खेत है, यहाँ से होके अगर कोई रास्ता जा रही है, और यहाँ पे कोई एक गांव है, यहाँ पे लगभग मान लीजिए इस गांव में जाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे 500 लोगों की आबादी रहती है, और इस गांव में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं, ये मुख्य रास्ता है। और यहाँ से बाकी सारे ये खेती लगे हुए हैं, ठीक, कोई मुख्य रास्ता नहीं, यहाँ पे एक पगडंडी थी। तो इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाते हैं, तो सरकार क्या करेगी, ये आपका अगर खेत है तो ये आपके खेत में से रास्ता डलवा देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपका खेत, ये एक एक पर्सनल किसी एक व्यक्ति की कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 500 लोग हैं, इनको जाने के लिए रास्ता चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इसको कहा जा सकता है कि मतलब निजी हितों से ज्यादा जो पब्लिक हित होते हैं, सरकार उनको वरीयता देती है, ठीक। तो चलते हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये आप सॉरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा।
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को, 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी अगर देखिए मैं ये सिर्फ आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अभी तक के एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी अगर आपको बेसिकली मतलब कह सकते हूँ मैं कि आपको यदि जो इसको क्या बोलते हैं, पुलिस पुलिस प्रशासन व्यवस्था ही बोला जाता है, इस टॉपिक क्या कहते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, इस ये सामान्यतः मानसिक अभिरुचि का पार्ट रहता है। तो इसकी अगर आपको मतलब देखिए, अगर आपने पेड किसी का ले रखा है तब तो कोई बात ही नहीं, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से सजेशन दूंगा। जो टारगेट विद आलोक पे रवि पी तिवारी सर ने लगभग इसके 8 से 10 वीडियो करवाए हुए हैं। अगर आप वो 8-10 वीडियो पूरे कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो मानसिक अभिरुचि से आपका एक क्वेश्चन, मतलब देखिए रवि पी तिवारी ये सब मतलब वो एक बहुत बड़ा चेहरा है, ठीक है? पर मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं मैं उनके बिहाफ पे गारंटी ले रहा हूँ। आपके अगर 10 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे ना, तो 10 के 10 क्वेश्चन उनके उन 10 वीडियो में से आपको फंसने वाले हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप अभी जाइएगा यूट्यूब पे, जो टारगेट विद आलोक ही ना, नहीं, टारगेट ऑन टॉप ऐसे ही कुछ उनका चैनल है, टारगेट विद रवि पी तिवारी करके आप डालना, उनकी मानसिक अभिरुचि की सारी लगभग 8-9 वीडियो की एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, 8 या 10 वीडियो की होगी। तो वो आप करके जाइए, क्योंकि मेरा जो एग्जाम हुआ था उसमें मैं करके गया था, मेरे सारे के सारे मतलब आप कह सकते हो कि मतलब 100% सारे के सारे उसी में से फंसे थे। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, बाकी मानना ना मानना ये आपकी स्वविवेक पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। किसी जिले की अगर बात करी जाए तो इस सामान्य सी बात है, ये जिला कलेक्टर हो जाए, ये जो जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं या नहीं डीएम बोलते हैं, ठीक है? ये किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का जो पहला प्रमुख अधिकारी होता है वो जिला कलेक्टर ही होता है, या जिला अधिकारी जिसको बोला जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रेवेन्यू राजस्व निरीक्षक, उप पंजीयक या फिर तहसीलदार, ठीक है? तो इसमें बेसिकली ये तालुका होती है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, एक तरीके से जो ब्लॉक लेवल रहता है, ठीक है? देखिए तहसीलदार आपके तहसील लेवल पे बैठेगा, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी ये ग्राम लेवल पे बैठेगा, राजस्व निरीक्षक ये हो सकता है। बाकी अगर बात करती है कि पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रति को जो रखेगा वो बेसिकली सब रजिस्ट्रार रखेगा। बाकी राजस्व निरीक्षक बेसिकली ये आपने अगर लेखपाल अपने लेवल पे सुना होगा, अपने गांव में जो भी गांव से संबंधित बच्चे हैं उन्होंने लेखपाल वर्ड सभी ने सुना ही होगा। तो लेखपाल का जो सीनियर अधिकारी रहता है वो लेखपाल से एक पॉइंट ऊपर वाला रहता है, वो राजस्व निरीक्षक, इसको बेसिकली कानून को बोला जाता है, राजस्व निरीक्षक को कानून को बोला जाता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और इसका जो इसके नीचे लेवल की पोस्ट रहती है वो लेखपाल रहती है, और इसके ऊपर की जो पोस्ट होती है राजस्व निरीक्षक यानी कानून को के ऊपर की, वो बेसिकली रहती है नायब तहसीलदार की, और नायब तहसीलदार का ऊपर का हो जाता है आपका अ, तहसीलदार, ठीक है? तो इस तरीके से इनकी पोस्ट रहती है। बाकी इसका ऑप्शन आपका उप पंजीयक यानी कि सब जो रजिस्ट्रार रहता है वो हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। तहसीलदार के पास में डॉट 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 शक्तियां होती हैं। तो तहसीलदार के पास में क्या शक्तियां होती हैं? संबंधित गांव की कहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, ठीक है? ये तो इसका होता ही होता है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगन के अनुसार उगाई गई हैं। हाँ ठीक है, ये भी इसका ही कार्य, इसका कार्य तो मतलब समानता, हालांकि ये करते नहीं है क्योंकि इनके भी यहाँ पे लेखपाल है, कानून गो है, नायब तहसीलदार वगैरह ये काम करते हैं। हालांकि नायब तहसीलदार भी ग्राउंड लेवल पे उतर के नहीं आता है, और तहसीलदार भी ग्राउंड पे आप सामान्य सी बात है ना, अगर कानूनी जो प्रक्रिया रहती है वो एक अलग रहती है, ठीक है? बाकी ग्राउंड लेवल पे तो जो रियलिटी रहती है वो कुछ अलग ही रहती है, आप खुद ही देख लीजिएगा कि ये सारे तहसीलदार के कार्य रहते हैं। तीसरा ये भी तहसीलदार का कार्य रहता है। पर आप खुद बताइए, आपने अपने गांव में लास्ट टाइम तहसीलदार को कब देखा था? मुझे नहीं लगता है आप में से किसी ने मतलब तहसीलदार देखा भी हो सामान्यतः, ठीक है? तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाएं जो बेसिकली रहती हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज रहती हैं, उनकी अगर सेवाओं की बात की जाए, भारत में इनका जनक बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और सरदार पटेल ने खेड़ा एवं बारदौली आंदोलन में हिस्सा लिया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। भाई ये जो पॉइंट है ना उप प्रधानमंत्री वाला, ये मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था ना, एक बार मैं कोई एग्जाम दे रहा था, उसमें मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था।
क्योंकि मैं पूरा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा मैं रट के गया था, पूरे सारे के सारे आर्टिकल, और कहीं पे भी किसी आर्टिकल में, चूंकि मैंने ये वीडियो नहीं देखा था, मतलब ये मैंने नहीं पढ़ा था, तो हुआ ये था कि मैंने संविधान में तो कहीं उप प्रधानमंत्री पद का ही जिक्र नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन सीधा सीधा यही आया था कि बताइए स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो हालांकि ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, गलत क्या हो गया था, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गया था, ये मेरा सीजीएल का एग्जाम था कोई, तो मैं कंफ्यूज था सरदार पटेल में और एक और कोई पर्सन था उसमें, ठीक। तो आपके, मतलब सामान्य सी बात है ना, अगर मेरा छूट गया तो मैं चाहूंगा कि आपका ना ही छूटे, हो सकता है एक क्वेश्चन पे ही जाके आपका सिलेक्शन रुक गया हो, है ना। ठीक है, तो देसी रास्तों के का मुख्य विलय इन्होंने करवाया था। इन्हें भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संगठन सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, अच्छा, किस संगठन का जो नारा है वो सर्वोत्तम, ओके, मतलब कुल मिला के ये नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें बीएसएफ का नाम है, कहाँ गया, बीएसएफ है, सिखलाइट रेजिमेंट है, सिखलाइट इन्फेंट्री है, इंडियन एयरफोर्स है, और एनएसजी है। ये क्वेश्चन पूछा, जैसे कि ये बेसिकली इनके स्लोगन पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा आया कि किस जो रेजिमेंट है, बेसिकली आप रेजिमेंट मान के चलिएगा कि किस रेजिमेंट का नारा ये है कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है। तो सामान्य सी बात है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा ये आपका एनएसजी का नारा हो जाएगा। मतलब ये नारे बेसिकली ये वॉर वॉर क्राइड बेसिकली ये होते हैं, जैसे कि अगर समानता, मुझे बाकी तो ज्यादा का तो नहीं पता है, पर मुझे राजपूत रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स का पता है। वहां पे एक का नारा है कि राजा रामचंद्र की जय, और दूसरे राजपूत रेजिमेंट का बेसिकली नारा है बोल बजरंगबली की जय। इस तरीके से अगर आपने, मतलब कई समानता, ये एक्चुअली क्या है ना, हमारे गांव में सारे फौजी हैं, तो इस वजह से, और मोस्टली सब या तो राजपूत रेजिमेंट में या राजपूताना राइफल्स में, तो इस वजह से ये मुझे पता है। बकाया जाट रेजिमेंट का बेसिकली जाट बलवान जय भगवान, ऐसे कुछ उनका नारा है। और सिख रेजिमेंट का बेसिकली जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, इस तरीके से इनका नारा है, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिकली उनके स्लोगन की बात कर रहा है, ओके। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय वन सेवा का तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये आपका हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं। वे सेवाएं जो राज्य व केंद्र सरकारों के समान होती हैं। इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र सरकार के अधीन शीर्ष पदों पर जो महत्वपूर्ण पद रहते हैं, उनमें रहते हैं बेसिकली तीन तरीके की भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है। जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा इस तरीके से रहती हैं। वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था। पहले सिर्फ यही दो थी, आईएएस और आईपीएस, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। 1966 में इसको इसमें आईएफएस और ऐड कर दिया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है। कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर बात करती की जाती है कि किसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा, देख लेते कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग या केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित, अच्छा, तीन में से किसी भी नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय प्रशासनिक सेवा व अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है, ओके। ये बेसिकली जो यूपीएससी के द्वारा जो सिलेक्टेड होके आते हैं या पीसीएस के द्वारा जो सिलेक्टेड होके आते हैं, उनको ये मतलब कह सकते हैं इनको कंट्रोल करता है या इनको ट्रेनिंग देता है। बाकी ये कर्मचारी चयन आयोग इनको 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 किसी को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत सरकार के शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सहायक कौन है। खुफिया ब्यूरो के निदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैबिनेट सचिव या अटॉर्नी जनरल। तो आप सभी को पता है बेसिकली इसका आंसर क्या होगा। जो कैबिनेट सचिव होता है वही बेसिकली सबसे जो शीर्षस्थ कार्यकारी जो अधिकारी रहता है। सिंपल सी बात है, जो भाई, अब अगर उस तरीके से आप देखें तो क्या, कौन चीफ रहता है आपका, प्रधानमंत्री, ठीक है। और प्रधानमंत्री वही करेगा जो कैबिनेट सेक्रेटरी बोलेगा, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ही है भाई। मैं, सरकार तो कैबिनेट सेक्रेटरी चला रहा है, बस मोहरा
सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर अन्य जो नेता वगैरह रहते हैं वो रहते हैं नेता या मंत्री, बाकी कंट्रोलिंग पूरी कैबिनेट सेक्रेटरी ही होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाइए। कैबिनेट सचिव, सामान्य सी बात है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में संभागीय आयुक्त या कलेक्टर या प्रमुख सचिव, तो कैबिनेट सचिव के बाद में प्रमुख सचिव आ जाएगा। बी, ए के बाद डी, ए के बाद डी किसमें, इसमें नहीं है, ए के बाद डी इसमें नहीं, ए डी इसमें है, ए डी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला आ जाएगा संभागीय आयुक्त या कलेक्टर, तो संभागीय आयुक्त बेसिकली इसका ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, और कलेक्टर तो सबसे नीचे लेवल पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा। तो ए बी, सॉरी ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन सा है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी से के बराबर 5 स्टार श्रेणी से प्रोन्नत किया गया, तो अपना अपने अर्जुन सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित को शीर्ष से तल की ओर उनके उनके पदानुक्रम के रूप में अनुपादित करिए। अनुसार लिखिए, पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। तो ये बेसिकली सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा पुलिस, शीर्ष से मतलब टॉप से डाउन की ओर सबसे ऊपर पुलिस उप महानिरीक्षक। ठीक है, उसके बाद में पुलिस अधीक्षक, देन अपर पुलिस अधीक्षक, फिर पुलिस उपाधीक्षक, यानी कि इस तरीके से ही हो जाएगा ना। हाँ, तो डीसीबीए, 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 ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी जिसको बेसिकली सीबीआई बोला जाता है, कि जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां डॉट 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 में निहित हैं जो कि अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1915, नागरिक प्रतिरक्षा अधिनियम 1968, गैर कानूनी गतिरोध रोकथाम अधिनियम 2011, या दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम। देखिए, सामान्य सी बात है, अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है सीबीआई को। देख लेते हैं इसको। सीबीआई की जांच किससे संबंधित न्यायिक शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में निहित हैं, जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं। इनका उद्देश्य युद्ध और आपूर्ति विभाग के लेन देन, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार मामले की जांच करना होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ पे होता है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की अगर बात करी जाए तो आप सभी को पता है, जो मसूरी में बेसिकली आईएएस जो रहते हैं उनकी ट्रेनिंग मसूरी में होती है। ठीक है, और आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली आपकी कहाँ पे हो जाएगी, हैदराबाद में। ठीक है, जो वो है क्या बोलते हैं, सरदार पटेल एकेडमी जो रहती है हैदराबाद में। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के बारे में सही नहीं है? ये केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, इनमें 3 विभाग, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग है, ये भी ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन हम पे काम करेगा। इसमें कार्मिक पेंशन तथा इसके अधीन रखा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, बकाया सब सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? यानी कि जो सबसे प्रायोरिटी में जो काम करती है, यानी सबसे जो कह सकते हैं जिसकी जो जांच वगैरह रहती है उसके ऊपर फिर कोई नहीं है, तो वो बेसिकली आपका हो जाएगा सीबीआई। ठीक, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे डीपी कोहली साहब। हालांकि ये 2017 के क्वेश्चन है, 2017 में सीबीआई से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें सीबीआई और वर्तमान में भी आप देख के जाइएगा, जो ईडी वगैरह है उनका भी आप देख के जाइएगा, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था कि सीबीआई बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करती थी, पर वर्तमान में अगर देखें आप, जो भी रेशियो उठा के देखें, तो अभी सीबीआई की बजाय जो ईडी है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो एग्जाम देने से पहले आप एक बार ईडी के बारे में थोड़ा नॉलेज अपने माइंड में डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के बारे में सच नहीं है? ये बेसिकली देख लेते हैं। भारत का जो केंद्रीय यानी सीबीवीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोत्तम संस्था है। इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति 1962 से 64 के बीच में ये गठित हुई थी, उस द्वारा की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। इसको यह सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसंसदीय संस्था है। अगला क्वेश्चन, नौकरशाही कार्य प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वो अभियुक्तियां
उक्तियां और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? लॉग पुस्तिका, ज्ञापन, फाइल टिप्पण या परसिस्ट। ये बेसिकली आपका हो जाएगा ज्ञापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जो रहता है बेसिकली इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, के लिए संवर्ग नियंत्रित करने का प्राधिकरण कौन करता है? ये आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय। ठीक, अगला क्वेश्चन, छावनियां वे क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड के डॉट 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 के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक शासन निकायों में से एक है। ये बेसिकली रक्षा मंत्रालय, छावनी बेसिकली आर्मी की रहती है, आर्मी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तीन प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पद समान दर्जे का है, उसे चुने और दूसरे के दर्जे के जो बराबर नहीं है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मंत्रिमंडल सचिव, पुलिस महानिदेशक खुफिया विभाग का यानी आरएनडब्ल्यू का, बाकी भारत सरकार के अपर सचिव, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव। तो ये बेसिकली हो जाएगा जो मंत्रिमंडल जो सचिव है, ये बेसिकली इन तीन के बराबर नहीं है। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव। देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, आईएफएस तथा भारत सरकार के अपर निजी सचिव एक समान दर्जे के अधिकारी हैं, जबकि मंत्रिमंडल सचिव प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने इस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं आईएएस, आईईएस, आईपीएस या आईएफएस। तो जो भारतीय वैदेशिक शिक्षा होती है, यानी कि जो और जो फॉरेन डेलीगेट्स बन के जाते हैं, जैसे कि भारत की जो क्या बोलते हैं उसको, असेंबली नहीं, क्या यार बोलते हैं, मेरे तो माइंड से स्लिप हो जाता है ये, एम्बेसी। हाँ, जो भारत की एम्बेसी रहती है दूसरी कंट्रीज में, तो वहां पे जो अधिकारी जाते हैं, जो एम्बेसडर बन के जाते हैं, तो वो बेसिकली जाते हैं बेसिकली आईएफएस के थ्रू। ठीक है, यानी भारतीय जो विदेशी सेवा होती है उसके तहत। ठीक, देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। तो इनकी जो एजुकेशन रहती है, इन पे सबसे ज्यादा खर्चा भारत सरकार को उठाना पड़ता है। इनकी जो ट्रेनिंग वगैरह रहती है उनमें, और इन अगर जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं हम, तो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक जो आर्टिकल्स हैं और भाग 11, ये बेसिकली भारतीय संघ एवं राज्यों से अधीन अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में ये वर्णन करता है। भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर या राज्य संवर्ग होते हैं? तो ये बेसिकली 24 थे। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से आप वर्तमान में देख के जाइएगा, मेरे हिसाब से इस पे कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यानी भी दुनिया का सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये औद्योगिक सुरक्षा बल नहीं है। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल ये भी नहीं है, भारत तिब्बत ये भी नहीं, ये तीनों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सॉरी, ये सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे लगी होती है, भारत तिब्बत, ये जो है भारत और जो चीन के बॉर्डर पे लग रहती है वो भारत तिब्बत रहती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ये बेसिकली सीआरपीएफ होती है, ये मतलब कह सकते हैं कि देश के अंदर जो दंगे वगैरह इनको कंट्रोल करने का कार्य ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का रहता है। बाकी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये इसको बेसिकली सीआईएसएफ बोला जाता है। तो सीआईएसएफ ये बेसिकली औद्योगिक सुरक्षा बल है, यानी कि देश के अंदर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंगे हैं, सरकारी जो कह सकते हैं कि जो ऑफिस वगैरह हैं, ठीक है, इनमें आप देख सकते हैं परमाणु संस्थान है, हवाई अड्डा है, समुद्री पत्तन है, विद्युत संयंत्र है, संवेदनशील सरकारी भवन है, विशाल स्मारक है, इनको जो सुरक्षा प्रदान किया जाता है वो बेसिकली सीआईएसएफ के द्वारा प्रदान की जाती है। और सीआईएसएफ बेसिकली, आपने अगर सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बोलूं आपको, आप कभी अगर मेट्रो में गए हैं तो मेट्रो में आपको बेसिकली सीआईएसएफ के ही जवान सिक्योरिटी में मिलते हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, वीआईपी सुरक्षा, ये सब जो भी है ये सीआईएसएफ ही करती है। ठीक है, सीआईएसएफ का जो स्थापना दिवस है वो 6 मार्च को इसको मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? यानी कि आजादी के बाद में सिविल सेवाओं के जो पहले चीफ की बात की जाए तो एनआर पिल्ले जो साहब जो थे, ये भारतीय सिविल सेवा के पहले प्रमुख थे, और 1950 से 53 तक सिविल सेवा के प्रमुख ये रहे थे। भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी का जनक किसको माना जाता है? तो सीआईडी का जनक बेसिकली राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, इनको काफी इंपोर्टेंट है इतिहास के दृष्टिकोण से भी, और भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा की दृष्टिकोण से भी, और मतलब हर तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो गठन हुआ था बेसिकली सीआईडी का गठन
ये आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था, ठीक है। 1902 में, आप देख सकते 2 में सीआईडी का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था, और भारतीय सीआईडी के पिता राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को माना जाता है, जो किंग पुलिस मेडलिस्ट और ब्रिटिश एम्पायर के सदस्य थे। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर मुख्यालय की बात करी जाए तो आप सभी को पता है यार, लखनऊ में ही होएगा, ठीक है। मतलब ये पुराने इसमें बता रहा है, ये प्रयागराज में, पर वर्तमान की अगर बात करी जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में कौन सी बिल्डिंग है वो? वही बिल्डिंग का नाम मैं भूल गया हूँ। तो मैं आके ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये पहले इसका जो ऑफिस था वो चीफ वो था, मतलब मुख्यालय, वो बेसिकली प्रयागराज में था, वर्तमान में ये लखनऊ में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है? शैक्षिक योग्यता, भाषा परीक्षण, आयु पात्रता, शारीरिक परीक्षण। कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, शारीरिक परीक्षण ये भी होता है यूपी पुलिस में, ठीक है। आयु पात्रता ये भी एलिजिबिलिटी रहती है। शैक्षिक योग्यता आपकी रिटर्न तो होना ही होना। भाषा परीक्षण ये नहीं होता है, ये कहीं पे नहीं मांगा गया कि आपको अगर बंगाली आती हो तो आपको नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है, आपको बस जो भी हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं, उन 40 क्वेश्चन में आपके पासिंग मार्क्स हो वो ले आए, और फाइनल मेरिट के जो जितने नंबर चाहिए वो आपको ले आए, बस बकाया, और इनको कुछ चाहिए ही नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली, मोर, गरुड़, गैंडा। तो आप सभी को पता है मछली ही है उत्तर प्रदेश पुलिस के उसमें लोगों में। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और, ये आप बताइए कमेंट करिए यार, अगर आप पुलिस की तैयारी करें फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो भाई लानत है आप पे। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डॉट 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 के पास स्थित है। तो ये मैंने पहले ही बताया था, जो राष्ट्रीय पुलिस पुलिस अकादमी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बेसिकली यहाँ पे जो आईपीएस रहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस की जो ट्रेनिंग रहती है वो बेसिकली हैदराबाद में रहती है, और आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये बेसिकली मसूरी में होती है। ये लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित हो जाएंगे, और ये सरदार पटेल से संबंधित। ठीक, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुलिस अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 35 मिनट। आप सभी को पता है ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तब भी, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तब भी, या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी, 25 मिनट में आपको लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। 12 चक्कर, अगर चक्कर वाइज है तो चक्कर लगाने पड़ते हैं 12 चक्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार नियम और भारत सरकार व्यवसाय और आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मंत्रिमंडल महासचिव, ये सचिवालय ये जिम्मेदार हो जाए। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था? ये बेसिकली 1948 में। जो भारतीय इंपीरियल पुलिस थी उसको भारतीय जो आईपीएस था ना, मतलब कि इंडियन इंपीरियल पुलिस आईआईपी को आईपीएस बना दिया गया था। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस, 1948 में ही, आजादी के बाद से ही। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा के कैडरों के नियंत्रक प्राधिकारी वर्णित विकल्पों में से कौन सा मंत्रालय इनका होता है? ये आपका बेसिकली हो जाएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रक प्राधिकारी होते हैं, यानी आईपीएस के का जो कंट्रोल रहता है वो बेसिकली गृह मंत्रालय इनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका कौन निभाता है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो चीफ रहता है वो बेसिकली आपका हो जाएगा मंत्रिमंडल जो सचिव रहता है बेसिकली ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये जिस समय आप हैं अभी वर्तमान में देख के जाइएगा, ये तो पुराना दे रहा है राजीव गौबा जी, ये तो 2017 के टाइम पे थे। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका भारत, ये काफी इंपोर्टेंट है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बंगलौर में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में उस स्टेट का नाम बताओ जिसके हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उस स्टेट का नाम बताओ जिस स्टेट के हर जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन तो है ही है। ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा उसका नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोनों में बांटा गया है? तो इन जोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये बेसिकली 8 जोन हो जाएंगे। बाकी एक और है, आप कमेंट करके बताइए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली लागू है। उत्तर प्रदेश के कितने कह सकते हैं कि जिलों में कमिश्नरी लागू है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कितने डिस्ट्रिक्ट में, ये आप कमेंट करके बताइएगा। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है?
यूनाइटेड किंगडम ऑफ या का पार्लियामेंट्री कमीशन, स्कैंडी स्कैंडिनेविया का ओम्बड्समन, रूस का प्रोक्यूरेटर जनरल, फ्रांस की काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं, भारत के लोकपाल और लोकायुक्त का जो पद है स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समन पर आधारित है। लोकपाल संघ के लिए तथा लोकायुक्त राज्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं जो भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। यह बिल भारत में 16 जनवरी 2014 से लागू है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संशोधित करने के लिए विधेयक संसद ने जुलाई 2016 में पारित किया था, जिसमें वर्ष 2013 में अधिनियम की धारा 44 में संशोधन किया गया था। ठीक है, फिलहाल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 2013 में आया था, 2013 का ही क्वेश्चन है, इस वजह से ये उस समय थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, और उस समय थोड़ा ये अन्ना हजारे वाला आंदोलन भी इसी से संबंधित हुआ था, इस वजह से, और ये थोड़ा हाईलाइट हो रखा था इस वजह से। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं मानी जाती? भारतीय वन सेवा, भारतीय कृषि सेवा, भारतीय उद्योग सेवा और ऑप्शन डी। तो भारतीय सेवा मानी, ये अच्छा ये पूछा भारतीय सेवा मानी जाती है, तो भारतीय वन सेवा है, ये अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है। बाकी इस तरीके की जो सेवाएं ये भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं ये कोई नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर अखिल भारतीय सेवाओं की बात की जाए तो केवल 3 ही है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का जो मुख्यालय वो कहाँ पे आपका हो जाएगा? लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, पूना। तो भारतीय सेना का जो सेंट्रल कमांड है आपको पता ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे जो पश्चिमी कमांड है वो चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है। सबसे पूर्वी कमांड कोलकाता में स्थित है। उत्तरी कमांड उधमपुर पंजाब में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी कमांड पुणे में स्थित है। सेंट्रल कमांड आपका लखनऊ में स्थित है, और दक्षिण पश्चिमी कमांड आपका जयपुर में स्थित है, और प्रशिक्षण कमांड आपका शिमला में स्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। वायुसेना पद एयर मार्शल के समतुल्य जो थल सेना का पद है वो कौन सा होगा? यानी कि जो वायुसेना का जो एयर मार्शल रहता है, बेसिकली एयर मार्शल वो इंडियन आर्मी का जो जनरल रहता है, बेसिकली इसके बराबर इसका पद हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंडियन नेवी का इसके एक बराबर अगर बात करी जाए वो क्या हो जाएगा? अच्छा, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे देख लेते हैं हम, पदवाइज देख लेते हैं। जो भारतीय थल सेना का जनरल इंडियन आर्मी के एयर चीफ मार्शल के बराबर रहेगा, और इंडियन नेवी का जो एडमिरल रहता है उसके बराबर रहता है। वहीं पे अगर भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि जनरल से एक पॉइंट नीचे वाला यहाँ पे एयर मार्शल रहता है, और इंडियन नेवी में इसको वाइस एडमिरल बोला जाता है। वहीं मेजर जनरल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एयर वाइस मार्शल हो जाएगा, और रियर एडमिरल। और ब्रिगेडियर की अगर बात करी जाए तो एयर कॉमडोर, और यहाँ पे सिर्फ कॉमडोर। कर्नल यहाँ पे ग्रुप कैप्टन होता है, और यहाँ पे कैप्टन रहता है। लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ पे विंग कमांडर रहता है, जो कि अभिनंदन साहब थे, बाद में उनको ग्रुप कैप्टन बना दिया गया था अभिनंदन साहब को। ठीक है, तो उस समय ये लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर इनकी रैंक थी, और इंडियन नेवी में इसको कमांडर बोला जाता है। और मेजर की बात करिए तो मेजर को यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर बोला जाता है। वहीं अगर कैप्टन की बात करिए, इंडियन आर्मी में कैप्टन रहता है, और इंडियन एयरफोर्स में इसको फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, और इंडियन नेवी में इसको सिर्फ लेफ्टिनेंट बोला जाएगा। और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट को यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर, और इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट इसको बोला जाता है। इस जो ये क्या बोलते इस टेबल को आप जो है मार्क कर लीजिएगा एक बार, मतलब सेव कर लीजिए जहां तक मुझे लग रहा है। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ यू कैन टेक स्नैपशॉट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षक की भर्ती हेतु, पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? देखिए बेसिकली अब तो खैर ये साक्षात्कार तो नहीं होता है। साक्षात्कार बेसिकली इसको बोला जाता है कि फेस टू फेस जो इंटरव्यू रहता है वो। ठीक है, तो अब इसका ये इंटरव्यू तो अभी खत्म हो गया, पर इसको जो करवाया जाता है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा फिलहाल अब करवाया जाता है। ठीक है, बाकी ये 2011 के बाद इसको आप छोड़ दीजिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ही इसको करवाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रेलवे पुलिस के कुल कितने अनुभाग हैं? तो रेलवे पुलिस, अच्छा रेलवे पुलिस के बेसिकली इसमें 6 अनुभाग है। बाकी वर्तमान में आप देख के जाइए क्योंकि ये 2011 का ये डेटा है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है? देखिए यहाँ पे भी अगर नियुक्ति अधिकारी की बात करते हैं तो ये भी गलत है। यहाँ पे भी भाई जो वो रहता है ना,
जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, वही इनकी भी नियुक्ति करवाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये बेसिकली पारित किया गया था 1948 में ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है? तो ये पुलिस अधीक्षक का जो ऑफिस रहता है, पुलिस अधीक्षक की बेसिकली इसमें मुहर रहती है। जीडी, वो जब आप दरोगा बन जाएंगे तब आपको ये आएगा कि यार ये जीडी क्या होता है और सीडी क्या होता है। ठीक। अभी फिलहाल आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, सभी रकमों को जो प्रपत्र पर वितरित की गई हो, थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? ये सब छोड़ दीजिए आप, ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, अब फिलहाल ये नहीं पूछे जाएंगे। अब अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्री और रंगों बनावट या किस की वर्दी पहने हैं? यार ये भी छोड़ो। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त संख्या नहीं है? नहीं, ये तो कोई डेटा नहीं। चल ठीक है, यहाँ तक हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पुलिस से संबंधित क्वेश्चन थे, पुलिस एवं प्रशासनिक बोर्ड से संबंधित, वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है। बाकी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, अगला सीरीज हम करवाएंगे, जो भी अगला टॉपिक रहेगा उस पे। तो यहाँ तक हमारे साथ पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मैंने आपके जितने भी 1991 से लेके 2017 तक के ही थे जनरली, इसमें हाँ कुछ 2021 के भी थे, तो 21 भी आप ऐड कर लीजिए, तो 21 तक के ये सारे क्वेश्चन थे जो कि पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन थे पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बाकी जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ में। चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।